जय हिंद बच्चों। बच्चों, आज हम लोग देखेंगे पुलिस सुधार की बात करेंगे। और ये जो आर्टिकल है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये योजना का दिसंबर 2021 का अंक है। बिल्कुल बच्चों, इसी महीने का अंक है। अगर कोई योजना से पढ़ना चाहे तो वहाँ से भी देख सकता है। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। भारत में पुलिस का इतिहास, परीक्षणों, त्रुटियों, उलटफेर और एक राजशाही सरकार की आवश्यकताओं और बदली प्राथमिकताओं तथा संदर्भों का विवरण है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने पुलिस संगठन के बुनियादी ढांचे को बरकरार रखा, लेकिन पुलिस व्यवस्था की प्रकृति बदल गई, मतलब पुलिस का नेचर बदल गया। पहले वह संस्था हमारे जो औपनिवेशिक शासन था उसके हितों के लिए काम करती थी, अब ये हमारे हितों के लिए काम करती है। भारत में यह व्यवस्था एक स्वतंत्र प्रशासनिक संस्थान के रूप में कार्य करती है। हालांकि यह केवल औपनिवेशिक काल के दौरान विकसित हुई, जो काफ़ी हद तक मध्यकालीन युग के दौरान प्रचलित विभिन्न विशेषताओं का मिला जुला रूप था। कुछ ब्रिटिश कानून और व्यवस्था को एक कानून का रूप दिया गया, जो वर्तमान पुलिस प्रणाली में भी संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से कई अधिनियमों का प्रभाव है, जिनमें से ये प्रभाव कुछ ब्रिटिश काल से भी हैं। पुलिस हमारे जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए राज्य के प्रशासनिक तंत्र का हिस्सा है और सभ्य समाज की स्थापना के लिए अस्तित्व में आई। पहले से शासक वर्ग का प्राथमिक अंग माना जाता था, लेकिन अब इस शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर सिविल अधिकारियों के संगठित निकाय को इंगित करने के लिए किया जाता है। इसका विशेष कर्तव्य कानून और व्यवस्था का संरक्षण है। भारतीय पुलिस इतिहास को हमेशा ग्रामीण संस्थाओं के एक अपारगम्य स्तर पर स्थापित साम्राज्य संबंधी अधिकारों के विस्तार और संकुचन के रूप में देखा जाता था। लेकिन समय बदला, व्यवस्थाएं बदली, और अगर हम औपनिवेशिक काल की बात करें, जैसे जैसे भारतीय क्षेत्र पर अंग्रेजों की पकड़ मजबूत हुई, व्यापार और संपत्ति की सुरक्षा के मुद्दों के लिए किसी प्रकार की पुलिस व्यवस्था की आवश्यकता पड़ी। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में हिंसक अपराधों को दबाने और रोकने के उपाय के रूप में आपराधिक अदालतों की स्थापना की। 1792 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पुलिस प्रशासन को बड़े जमींदारों के अधिकार क्षेत्रों से हटा लिया और उसके स्थान पर कंपनी के एजेंटों के प्रति जिम्मेदार पुलिस बल की स्थापना की। जिलों को विभाजित कर दिया गया था और प्रत्येक के लिए दरोगा कहे जाने लगे। एक पुलिस अधिकारी को तैनात किया गया और नगरों में कोतवाल पुलिस प्रशासन का प्रभारी बना रहा। हालांकि इन सुधारों से अच्छे परिणाम नहीं मिले, लेकिन 1857 में भारतीय समाज के कई वर्गों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक आंदोलन चलाया था, जिसने अंग्रेजों को इस विशाल देश को नियंत्रित करने के लिए एक नियमित संस्था की अनिवार्यता का एहसास कराया। और 1850 के दशक तक नागरिक पुलिस बलों के गठन का इरादा आंतरिक पुलिसिंग के लिए सेना पर निर्भरता के खतरे को कुछ हद तक कम करने के लिए किया गया था। सेना पर ज़्यादा निर्भरता महंगी भी पड़ती थी, इसीलिए क्या किया गया भैया, एक पुलिस बल का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, ताकि पूरी आबादी में सत्ता का भय पैदा करें और रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में पुलिस काम कर सके। और 1860 में एक पुलिस आयोग का गठन किया जाता है। आयोग का उद्देश्य पुलिस विभाग को और अधिक प्रभावी और कुशल बनाने के लिए पुनर्गठित करना था। आयोग ने सैन्य पुलिस को समाप्त करना और एकल वर्दी नागरिक पुलिस की स्थापना की सिफारिश की। इसके बाद वही एक्ट जो अभी भी चल रहा है, पुलिस अधिनियम 1861, इसी के तहत अभी भी बहुत सारे प्रोविजन हमारी पुलिस को मिले हुए हैं। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया, बात की गई कि सैन्य पुलिस को समाप्त किया जाए और पुलिस को एक सिविल कांस्टेबल को सौंपा जाना था। सिविल पुलिस को प्रत्येक प्रांत में एक महानिरीक्षक की आवश्यकता थी और अपनी अलग एक प्रशासनिक संस्था की भी स्थापना करनी थी। ठीक है, अब जो अधीक्षक होगा वो नागरिक कलेक्टर के प्रति जिम्मेदार बनेगा और अधीक्षक पर ग्राम पुलिस की निगरानी की भी जिम्मेदारी होगी। जो महानिरीक्षक होगा उसको जिला पुलिस अधीक्षकों द्वारा सहायता मिलेगी और उसकी सहायता के लिए सहायक पुलिस अधीक्षक होते थे। अधीनस्थ पुलिस सेवा को भी पुनर्गठित किया गया और अधिकारियों को इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, सार्जेंट और कांस्टेबल के रूप में उस समय नामांकित किया गया। भारतीय पुलिस में पहली बार एक स्पष्ट आदेश और नियंत्रण के साथ एक संगठनात्मक पदक्रम बनाया गया। अधिकारियों के उच्च पद विशेष रूप से यूरोपीय लोगों के पास थे और अधीनस्थ रैंकों पर भारतीयों की भर्ती की गई। हालांकि ऐसा पूरी तरीके से नहीं किया गया था। एक अधिनियम की एक व्यवस्था और थी कि पुलिस व्यवस्था में जो सुधार पर जोर देना था, जो स्थानीय मजिस्ट्रेट की देखरेख और नियंत्रण में होना था।
यह भी सिफारिश की गई थी कि पुलिस के वेतन और पारिश्रमिक में सुधार किया जाना चाहिए और इसे सैन्य बलों के वेतन के अनुरूप ज़्यादातर न्याय संगत बनाया जाना चाहिए। 1892 में प्रांतीय सिविल सेवा बनाई गई और 1902 में लॉर्ड कर्जन ने पुलिस प्रणाली के कामकाज को देखने के लिए पुलिस द्वारा दी जाने वाली यातनाओं को रोकने, पुलिस पर बेहतर मजिस्ट्रेट का पर्यवेक्षण हो, निगरानी हो मतलब, और अन्य संबंध मामलों के लिए प्रभावी उपाय सुझाने के वास्ते एक और आयोग का गठन किया गया। आयोग पुलिस के कामकाज के लिए काफ़ी आलोचनात्मक था। उसने पुलिस प्रणाली में किसी भी बड़े संरचनात्मक सुधार की सिफारिश नहीं की। इसने सिफारिश की कि शिक्षित भारतीयों को अधिकारी स्तर पर पुलिस संगठन में भर्ती किया जाए और एक नया रैंक पुलिस उपाधीक्षक बनाने की बात की गई, जो अधीक्षक से एक रैंक नीचे था। जैसे जैसे समय बीतता गया, पुलिस सेवा का भारतीयकरण होता गया और 1920 में भारतीयों को एक प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भारतीय पुलिस के उच्च पदों में प्रवेश करने की अनुमति दी गई, जो भारत के साथ साथ इंग्लैंड में भी आयोजित की जाती थी। 1924 में एक आयोग आया जिसे कहते हैं ली आयोग, जिसके माध्यम से भर्ती निश्चित रूप से भारतीयों के पक्ष में हो गई और पुलिस सेवा का भारतीयकरण बहुत धीमी गति से जारी रहा। 20वीं शताब्दी में जैसे जैसे राष्ट्रवादी आंदोलन ने गति और उग्रता हासिल की, भारतीय पुलिस का इस्तेमाल इन आंदोलनों को दबाने और नियंत्रित करने के लिए किया जाने लगा। यहाँ भारतीय पुलिस के लिए बड़ी दुविधा थी, क्योंकि भारतीयों के खिलाफ भारतीयों का बड़ी चतुराई से इस्तेमाल किया जा रहा था। 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपने प्रशासनिक और पुलिस ढांचे का निर्माण मुख्य रूप से अंग्रेजों की स्थापना के आधार पर ही किया। इसी प्रकार एक विशेष पुलिस बल का भी प्रोविजन है। अब ये विशेष पुलिस बल क्या होते हैं कि 20वीं सदी में पूरे देश में नए सिरे से और अधिक राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। मौजूदा जिला पुलिस हालांकि समय के साथ विस्तारित हुई। अब इसलिए और ज़्यादा नियंत्रण लागू करने के लिए पुलिस पर्याप्त नहीं थी, इसलिए सशस्त्र बलों का गठन करने का निर्णय किया गया और इसकी शुरुआत मद्रास प्रेसिडेंसी से होती है और वहीं से ये सशस्त्र पुलिस बल का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ है ना, आईटीबीपी, तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट हैं तो ये यहाँ पर आए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रसार और आक्रामकता के साथ और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के साथ सरकार को मजबूरन पुलिस रिजर्व के साथ साथ अर्धसैनिक बलों की भी ताकत बढ़ानी पड़ी। अब पुलिस सुधार की बात करते हैं। पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य का हिस्सा है। हालांकि भारत सरकार ने सितंबर 2017 में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की इस कार्यान्वयन को प्रक्रिया को मंजूरी दी कि अभी इसको आप कार्यान्वयन करो, इसको लागू करो। अब इस योजना के दो कार्य क्षेत्र हैं। पहला है पुलिस का आधुनिकीकरण और सुरक्षा संबंधी व्यय। इसमें अपराध और आपराधिक जो ट्रैकिंग नेटवर्क होगा और सिस्टम होगा उससे संबंधित परियोजनाएं और ई जेल जैसी परियोजनाएं शामिल की गई और इसमें सभी केंद्र शासित प्रदेशों में इसे लागू करने की बात की गई है। सरकार ने वामपंथी उग्रवादग्रस्त जिलों में विकास कार्य करने के लिए विशेष केंद्रीय सहायता योजना भी लागू की है। इसके अतिरिक्त पुलिस वायरलेस और अन्य बुनियादी ढांचे के उन्नयन पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इस योजना में राज्य सरकारों को उनके पुलिस बलों के आधुनिकीकरण में सहायता और पुलिस बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए विशेष परियोजनाओं और कार्यक्रम के लिए सहायता की केंद्र प्रायोजित योजनाएं भी शामिल हैं। अब पुलिस संबंधी खर्चे के लिए दूसरे क्षेत्र में जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय की कुछ योजनाओं के साथ साथ विशेष बुनियादी ढांचा योजना भी शामिल की गई है। इसका उद्देश्य वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों, पूर्वोत्तर के क्षेत्रों और जम्मू कश्मीर जैसे विभिन्न इलाकों में आने वाली चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए सरकार की क्षमता को मजबूत करना है, विकास के उपाय करने हैं, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना होगा, इन क्षेत्रों में चुनौतियों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करना होगा। वामपंथी उग्रवाद से मुकाबला करने के लिए सरकार ने 2015 में राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना को मंजूरी दी है, जिसमें सुरक्षा, विकास, जनजाति और स्थानीय समुदायों के अधिकारों को सुनिश्चित करना, अवधारणा प्रबंधन के क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक मल्टी डायमेंशनल दृष्टिकोण अपनाना है। नीति और कार्य योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप वामपंथी उग्रवाद और उससे जुड़ी हिंसा के भौगोलिक प्रसार में कमी आई है। अगर इसके अलावा भी समझें तो पुलिस को हमें हाईटेक बनाना होगा। पुलिस, अगर आप किसी भी थाने में जाएं तो वहाँ पर देखेंगे उतनी ज़्यादा संख्या में पुलिस बल नहीं है, उनकी भी संख्या बढ़ानी होगी, उन्नत करना होगा, उनको समाज के बहुत पास होना होगा, समाज के लोग, गणमान्य लोगों के साथ उनको उठना बैठना होगा
ताकि उनको पता लग सके कि आपराधिक घटनाएं कहाँ होने की गुंजाइश है या कहाँ हो रही हैं। पुलिस को लोगों को देख के पुलिस को डरना नहीं चाहिए, उल्टा लोग पुलिस को देखकर अच्छा फील करें, उसके पास आ जाएं, उनसे बातचीत करें। तो अब देखा जाए तो नए पुलिस सुधारों में इन पहलों की भी बात हो रही है। अब पुलिस एथिक्स एक नया कॉन्सेप्ट आया है। पुलिस एथिक्स में लोगों को ये सिखाया जा रहा है कि कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे क्षेत्र में लोगों से मेल मिलाप बढ़ाना है, कैसे समाज के हर तबके के, हर एरिए के गणमान्य लोग हैं उनको बुलाना है, ताकि वो अपने क्षेत्र पर इस तरह से नज़र रख सकें और उनके थ्रू पुलिस व्यवस्था के कार्य को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है, ताकि समय के साथ साथ अपराधों में भी कमी लाई जा सके। और अपराधों की अब प्रकृति भी बदल रही है, नेचर ही बदल रहा है। इसके अलावा पुलिस को हाईटेक भी होना है, क्योंकि साइबर क्राइम भी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इन चीज़ों को भी रोकना होगा। तो पुलिस के ऊपर बहुत सारे दायित्व आ गए। तो देखा जाए कि भारत में पुलिस को मेरे ख्याल में सारे काम दिए गए हैं, चाहे उन्हें कोई सिविल काम कराना हो से लेकर मोहल्ले की लड़ाई झगड़े को निपटाने तक। देखा जाए तो पुलिस हर जगह होती है। रेवेन्यू कलेक्शन कराना हो तो भी पुलिस की नीड होती है, चुनाव कराना हो तो भी पुलिस की नीड होती है, कहीं पर व्यवस्था बनानी है तो भी पुलिस की नीड होती है, कोई नेता वगैरह का कोई दौरा हो रहा होता है तो वहाँ पर भी पुलिस की नीड होती है। तो देखा जाए पुलिस हमारे जनजीवन का एक आम हिस्सा हो गई है, और पुलिस को देखकर लोगों में ये आना चाहिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हमारे पास, हमारे आसपास कोई पुलिस वाला है, अब हमें डरने की नीड नहीं है। तो इस विश्वास को फिर जगाना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आर्टिकल आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद।